हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 22 अक्टूबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। चलिए हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे दोस्तों करंट अफेयर का कल के, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, एमजेटी ऐप पर आपको डेली क्विज और पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप इन सब का फायदा उठा सकते हैं। क्विज जरूर सॉल्व कर लिया कीजिए और वीडियो कोर्सेज और रिव्यू के लिए भी आप एमजेटी ऐप चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्विकली रिविजन करेंगे। आज का क्विक रिविजन में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया? तो विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत करी और वहीं पीएम मोदी ने गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी लॉन्च किया था। जेपी मॉर्गन बैंक ने भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है कौस्तुभ कुलकर्णी को। और वहीं रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी फिक्स्ड लाइन सेवा प्रोवाइडर बन गई है। इसके अलावा ओकला स्पीड टेस्ट की अभी रैंकिंग आई। इंडिया जो है मोबाइल इंटरनेट के मामले में आ गया है 118वें स्थान पर और वहीं ब्रॉडबैंड के मामले में हम हैं 79वें स्थान पर। अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने राज्य में पहली बार अंग्रेजी माध्यम का सरकारी कॉलेज का उद्घाटन किया है। प्रोफेसर बारबरा मेटकॉफ को सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और कांग्रेस पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। आईएसएसएफ चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज के दिन के शानदार करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने किसे टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के वन्यजीव बोर्ड ने अभी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के रूप में इसको नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दे दी है। ये एक्चुअली में पन्ना टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट होगा, उसी से अलग होगा। ठीक है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व था ही, उसी से एक और बनेगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश ने इसको मंजूरी दे दी है। ये 2339 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, इसी वजह से इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। ठीक है, किसे? मध्य प्रदेश को। तो फिलहाल ये जो नया टाइगर रिजर्व है ये नरसिंहपुर, दामोह और सागर जिलों में फैला होगा। मध्य प्रदेश के नाम क्या होगा? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चलिए, तो हम लोग पहले मध्य प्रदेश में देख लेते हैं कौन कौन सा टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश आप देखोगे इंडिया के मैप में यहाँ पर पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। फिलहाल हम लोग नेशनल पार्क की बात कर रहे थे। तो माधव नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, कान्हा किसली, पेंच, संजय, ठीक है ना। बहुत सारे यहाँ पर नेशनल पार्क है। 11 तो नेशनल पार्क ही हैं। टाइगर रिजर्व भी कई सारे हैं। आपको अभी कुनो नेशनल पार्क जो चर्चे में आया था उसको याद रखना है। कुनो नेशनल पार्क, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसी में दोस्तों 8 चीते लाए गए। 8 चीते, 70 सालों के बाद चीते भारत में आए। 8 चीते लाए गए कहां से? नमीबिया से। अच्छा, ये बता दो किस प्रोजेक्ट के तहत लाया गया था, ये जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट चीता के तहत। किसके तहत? प्रोजेक्ट चीता के तहत। चीता के तहत ये लाए गए थे। कहां से? नमीबिया से लाए गए थे, जो एक अफ्रीकन कंट्री है। कहां पर रखे गए? कुनो नेशनल पार्क में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने बर्थडे यानी 17 सितंबर को इसको देश को समर्पित किया। क्लियर? बिल्कुल। अब मध्य प्रदेश अपना बॉर्डर देख लीजिए किससे किससे शेयर करता है। ये राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से और गुजरात से शेयर करता है। मध्य प्रदेश में ही है भोजताल झील और साखे सागर झील, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खजुराहो का मंदिर भी यहीं पर है। अच्छा, भोपाल यहाँ की कैपिटल होती है। जिलों की संख्या 52 है। विधानसभा सीटें 230 हैं। लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें जाती हैं मध्य प्रदेश से। एक और चीज अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टोटल नेशनल पार्क और टोटल टाइगर रिजर्व सर कितने हैं? तो टोटल भारत में नेशनल पार्क हैं 106। टोटल टाइगर रिजर्व की बात करें तो है तो 53, लेकिन अभी ये एक और आया है। लेकिन अभी जब केंद्र सरकार की भी मंजूरी मिल जाएगी, केंद्र सरकार द्वारा भी अप्रूव कर दिया जाएगा, तो टोटल संख्या हो जाएगी 54। अच्छा, बता दो 53वां कौन सा था और 52वां कौन सा था? तो 52वां था दोस्तों रामगढ़ विजधारी नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है। और 53वां था गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कहें कि गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो दोनों का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट और, किसी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बीमा कंपनी ने धन वर्षा योजना शुरू की?
तो दोस्तों अभी हाल ही में एलआईसी ने, एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने अभी हाल ही में धन वर्षा योजना शुरू करी है। एक नई स्कीम है ये बीमा के लिए, ठीक है, इंश्योरेंस के लिए। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, एलआईसी अनवील धन वर्षा प्लान, हियर आर द डिटेल प्रोटेक्शन कम सेविंग स्कीम वगैरह वगैरह, ये अपना बताए हुए हैं कि 10 गुना ज्यादा ये देंगे जो इनका प्रीमियम होगा, टर्म पॉलिसी होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बताए हुए हैं। तो फिलहाल एलआईसी की आपको सिर्फ और सिर्फ यही याद रखना है कि एलआईसी की नई बीमा योजना है धनवर्षा। क्लियर, एलआईसी आया है। एलआईसी मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड सरकारी कंपनी बनी है ये, ठीक है ना। लिस्टेड, लिस्टेड मतलब क्या, जो शेयर मार्केट में लिस्ट हो। तो ये भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड सरकारी कंपनी है। आपको याद होगा अभी हाल ही में इसका शेयर लॉन्च किया गया था, मतलब इसका आईपीओ लॉन्च किया गया था और इसको लिस्ट किया गया था। इसी वजह से ये टॉप पर आ गई थी एसबीआई को पीछे कर करके। अभी तक एसबीआई भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी थी, ठीक है ना, सरकारी में। ध्यान रखिएगा, लिस्टेड कंपनी की बात हो रही है। एलआईसी जो है ना, इसकी स्थापना 1956 में जब करी गई थी, तो लगभग 250 इंश्योरेंस कंपनियों को मर्ज करके उनका राष्ट्रीयकरण करके एलआईसी की स्थापना करी गई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है, एमआर कुमार इसके वर्तमान में है अध्यक्ष। ओके, अब ये योजना से संबंधित है, तो कुछ योजनाएं जो मैंने आपको रिवाइज कराई थी अभी फिर से रिवीजन करते हैं एक बार। अभी ट्यूटर योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया, आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू किया, डीजी पुल्लम पारा योजना जिसके तहत भारत का पहला ग्राम पंचायत बना, डिजिटल ग्राम पंचायत बना था पुल्लम पारा, ये केरल में बना था, याद रखिएगा। तो केरल ने इसे शुरू किया था। युवा 2.0 योजना केंद्र सरकार की योजना है। आत्मनिर्भर योजना गुजरात की योजना, अभी आत्मनिर्भर गुजरात योजना गुजरात ने लॉन्च किया है। आपकी सरकार आपके द्वार योजना झारखंड ने शुरू किया है। हिमकैड योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। पीएम डिवाइन योजना, इसको केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है। क्लियर है। अच्छा दोस्तों, एमजेटी ऐप पर दिवाली धमाका ऑफर चल रहा है और लिमिटेड टाइम अब बचे हुए हैं। इस ऑफर का फायदा आप उठा सकते हैं। आपको कूपन कोड में यूज करना है दिवाली 50 और आपको 70% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। एमजेटी ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से आपको मिल जाएगा एमजेटी लिखते ही। वहां पर वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइएगा और बहुत सारे वीडियो कोर्सेज हैं आपके लिए, ठीक है। सीजीएल का है, हिंदी का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमी का इंडिविजुअल है, मैथ का इंडिविजुअल है, यूपीपी, एसएससी, जीडी, बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप जाकर के उनमें देखिए जो आपको सुटेबल लगे। अभी सही मौका है इसको परचेज करने का, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में एमजेटी ऐप का आपको मिल जाएगा। सीजीएल का बैच मैं आपको रिकमेंड करूंगा। सीजीएल के लिए आपको 499 नहीं पे करना है, ओनली 249 में आपको ये मिल जाएगा पूरा का पूरा कोर्स। और इस जीएस बैच प्लस करंट अफेयर में आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। और ये समझ लो कि आप दिसंबर में जो एग्जाम देने जाओगे ना, उसमें 100% आप इंश्योर रहोगे कि आपका जीएस सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट तैयार है, ठीक है। मात्र 249 के इन्वेस्टमेंट में आप अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर भारत पाक सीमा के पास दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी? तो दिशा एयरबेस की आधारशिला इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर गुजरात में अभी रखी है आधारशिला इसकी पीएम मोदी ने। पीएम मोदी जी अभी गुजरात के दौरे पर गए हुए थे, वहां पर इन्होंने, यहाँ पर देख पाएंगे आप आर्टिकल, दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, भुज और उत्तरलाई एयरबेस जो है ना, उसके बीच में 355 किलोमीटर का गैप मिल जाता है। अब ये 355 किलोमीटर का गैप है और इसके बीच में अगर मान लीजिए कभी कोई फाइटर जेट वगैरह लॉन्च करना है, अगर वहां से उड़ान भरनी है पाकिस्तान की, जाकर धुआं उड़ाने के लिए, तो फिर इतना लंबा गैप होने की वजह से मतलब काफी सारा फ्यूल वहां से वहां तक जाने में ही खर्च हो जाएगा। तो वहां पर जाकर के क्या कितनी देर रह पाएगा? तो ऐसे में अगर इस बॉर्डर के पास में ये जो दिशा एयरबेस आ गया है ना, इसकी वजह से ना बहुत लंबी दूरी से उड़ान नहीं भरनी पड़ेगी, नजदीक से ही उड़ान भर करके जाकर के आराम से अपना काम कराएगा, ठीक है। तो गुजरात के बनासकांठा जिला के दीसा में ये इसका उद्घाटन किया गया है, इसी वजह से इसका नाम दीसा एयरबेस रखा गया है। और मोस्ट प्रोबेबली आगे चल करके किसी महापुरुष के नाम पर नाम रख दिया जाएगा। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। 130 किलोमीटर दूर है केवल पाक भारत सीमा से। ओके, अच्छा एक और न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। चलिए कल इसको बताऊंगा, कवर करूंगा इसको। फिलहाल आज आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसने पहला वैश्विक पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंटरपोल ने पहला वैश्विक पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया।
कहां पर लॉन्च किया? इन्होंने दिल्ली में लॉन्च किया है। कहां पर? दिल्ली में लॉन्च किया है। अभी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इंडिया इस बार होस्ट कर रहा है 90वीं महासभा। 90वीं महासभा किसकी? इंटरपोल की 90वीं महासभा का हम लोग कर रहे हैं इस बार आयोजन दिल्ली में। ठीक है, तो उसी में इन्होंने पहली बार मेटावर्स लॉन्च किया है पुलिस के लिए, पुलिस विभाग के लिए। तो वैश्विक पुलिस मेटावर्स होगा, यानी ग्लोबल पुलिस मेटावर्स होगा। अब इसका इंपॉर्टेंस समझिए। मान लीजिए आपके यहाँ का कोई केस है और कोई अपराधी है, वो विदेश में जाकर के छिप जाता है या उसका नेटवर्क विदेशों में फैला हुआ है और आपको इंटरपोल को तुरंत सूचना देनी है। तो इंटरपोल को सूचना देनी है या उससे डिस्कशन करना है, कुछ और इनपुट्स लेने हैं, तो मेटावर्स के जरिए बिल्कुल जो यहाँ के अधिकारी होंगे ना, बिल्कुल हूबहू वर्चुअली आमने सामने खड़े होकर के बातचीत कर सकेंगे, मीटिंग कर सकेंगे इस मेटावर्स के जरिए और डिस्कशन कर सकेंगे या जो भी चीजें उनको करना होगा, जैसे भी इन्वेस्टिगेशन करना होगा वो कर देंगे। तो थोड़ा सा एक रियलिस्टिक फीलिंग आएगी। ठीक है, तो इसी वजह से वैश्विक पुलिस मेटावर्स लॉन्च किया है इंटरपोल ने दिल्ली सम्मेलन में। याद रखिएगा इस बार दिल्ली में हो रहा है ये सम्मेलन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके लिए मेटावर्स जो है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी साथ लेगा, इसके साथ भी पार्टनरशिप करा हुआ है इन्होंने। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, आपको बताया गया था इसके बारे में। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? आगे, हाल ही में किस देश में सारंग महोत्सव मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, सारंग महोत्सव ना ये भारतीय कल्चर का महोत्सव है, लेकिन अभी ये कोरिया गणराज्य में मनाया गया, यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में मनाया गया। अब रिपब्लिक ऑफ कोरिया का क्या मतलब है? नॉर्थ कोरिया से तो कोई मतलब ही नहीं रहता है, हम लोग जनरली साउथ कोरिया ही कहेंगे। लेकिन चूंकि पहले तो कोरिया ही था, बाद में ये नॉर्थ साउथ आया, तो फिलहाल कोरिया गणराज्य ही यहाँ पर ऑप्शन में ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन समझ लो कि अमूमन ये साउथ कोरिया में ही मनाया जाता है, क्योंकि किम जोंग उन जो है वो तो भाई साहब मनाने देंगे नहीं। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे द कोरिया टाइम्स का आर्टिकल है, सारंग फेस्टिवल किक ऑफ टू ब्रिंग इंडियन कल्चर टू कोरिया। अब आप सोचोगे यार ये कोरिया बार बार क्यों आ रहा है, भारतीय कल्चर से इससे क्यों जुड़ा हुआ है? तो आप अगर थोड़ा सा इतिहास में जाओगे तो आपने सुना जरूर होगा कभी न कभी कि भगवान राम की जो बहन जी हैं, सिस्टर हैं, वो कोरिया में उनका विवाह हुआ था। ठीक है ना, तो हमारा जो है ना वो रिश्ता बहुत पुराना है कोरिया से। क्लियर? तो फिर इसी वजह से वहां पर भी ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो कोरिया में ये सारंग महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा, अभी 2015 में ये शुरू हुआ था, तो इस बार 8वां संस्करण था। ये भारत का महोत्सव कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जा रहा है। 30 सितंबर से ही 14 अक्टूबर तक आयोजित किया गया, लगभग 15 दिन तक आयोजित हुआ। ठीक है, तो सारंग महोत्सव आपसे पूछा जाए कहाँ मनाया गया, तो आप बताएंगे कोरिया गणराज्य में। चलिए, वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड अगर आएंगे, चाइना को क्रॉस करते हुए इधर आएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा कोरिया गणराज्य। बीच में एक लाइन है 38 पैरेलल जो है इन दोनों को अलग करती है। ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे पड़ जाता है आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल होती है सियोल और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। अच्छा, साउथ कोरिया के बारे में अगर आपको पता हो, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं यूं सुक योल और यहाँ की करेंसी होती है वोन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में कहाँ की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया? तो दोस्तों, लिज ट्रस जो कि ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी, महज 45 दिनों में ही इस्तीफा दे दी हैं। 45 का एक्चुअल में तो 43 दिन ही हुए हैं, लेकिन मीडिया वगैरह में 45 छपा हुआ है। तो 45 दिनों में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर के पद से। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। क्यों दिया है? ये अपनी यहाँ की इकोनॉमी को संभाल नहीं पाए, रियलिटी तो यही है। और बहुत ही तेजी से वहां की मार्केट क्रैश हो रही थी। फाइनली इनको प्रेशर में आकर के इस्तीफा देना पड़ा। 44 दिनों के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ा। कहीं कहीं पर आपको 44 मिलेगा, कहीं 45, कहीं 43। ठीक है ना, तो एक्चुअल में 43 डेज ही हुए हैं अगर विकिपीडिया पर आप सर्च करोगे तो फिलहाल ये वहां से इस्तीफा दे दी हैं और सबसे कम समय तक ये कार्यकाल रखने वाली ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। कंजर्वेटिव पार्टी से ये भी हैं। जिस पार्टी से थे बोरिस जॉनसन, जिस पार्टी से थी थेरेसा मे, जिस पार्टी से हैं ऋषि सुनक, उसी पार्टी से थी ब्रिटेन की ये लिज ट्रस। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, 6 सितंबर को नियुक्त हुई थी और अब इस्तीफा दे दी है। ब्रिटेन आया है। चलिए, ब्रिटेन का भी रुख करते हैं वर्ल्ड मैप में। यहाँ पर देखेंगे आप, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आएंगे आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आने के बाद इधर आपको अलग से दिख जाएगा एक ब्रिटिश आइसल्स। ये जो है ये पूरा का पूरा है ब्रिटिश आइसल्स। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर दिख जाएगा इंग्लैंड।
अब देखो ये जो यूनाइटेड किंगडम आपको दिख रहा है ना एरिया, ये यूनाइटेड किंगडम एक्चुअल में 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 देशों में बटा हुआ है। एक तो आपको दिख जाएगा इंग्लैंड, एक स्कॉटलैंड और एक वेल्स, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, ये तीनों जब मिलते हैं तो ये कहलाता है ब्रिटेन। लेकिन अब यहीं पर नॉर्दर्न आयरलैंड, ये जो रेखा आपको दिख रही है ना, इसको भी इसमें ऐड कर दो तब ये हो जाता है, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी ऐड कर दो तब ये हो जाता है पूरा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। तो यूनाइटेड किंगडम का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, या कहें ब्रिटेन का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है, और यहाँ की कैपिटल जो होती है वो लंदन ही होती है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग होती है। अगला, हुरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं दोस्तों शिव नादर। शिव नादर जो कि हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी HCL कंपनी के फाउंडर हैं। अभी के टाइम पर तो चेयरमैन नहीं है, इन्होंने अपनी बेटी को चेयरपर्सन बना दिया है, रोशनी नादर मल्होत्रा को, लेकिन ये भारत के सबसे उदार व्यक्ति हैं। उदार व्यक्ति कैसे? सबसे ज्यादा दान किए हुए हैं ये इस वर्ष, ठीक है। तो अभी हाल ही में हुरून ने, इडल गिब हुरून इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें इन्होंने बताया कि इनका वार्षिक दान जो है ना 1161 करोड़ रुपए है। सोचिए, मतलब टैक्स वगैरह जो देते हैं वो तो देते ही हैं, उसके बाद इतना इन्होंने दान दिया हुआ है 1161 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो इस वजह से ये भारत के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में 2022 में निकल करके आए हैं, ठीक है। हुरून की ये रिपोर्ट है और इन्होंने ये बताया है। दूसरे स्थान पर अजीम प्रेमजी हैं, 484 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए हैं। देखिए अभी तक अजीम प्रेमजी ये टॉप पर हुआ करते थे, इस बार ये सेकंड पर हैं। अच्छा, महिलाओं में अगर बात की जाए तो दोस्तों रोहिणी नीलेकेणी ये देश की सबसे उदार महिला परोपकारी बनी है, इन्होंने 120 करोड़ रुपए दान किए हुए हैं। ओके, आगे, हाल ही में एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखा है साहिल सेठ ने। साहिल सेठ दोस्तों ये एक IRS ऑफिसर हैं, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर हैं। इन्होंने अपनी ये पुस्तक लॉन्च करी है, एक कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। ओके, तो इन्होंने अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया के साथ इसे लॉन्च किया और ब्लू रोज पब्लिशिंग हाउस द्वारा ये पब्लिश की गई है। ओके, आगे, हाल ही में केंद्र ने नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया? देखो ये सेक्रेटरीज में ना बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, 16 सेक्रेटरी बदलने की बात चल रही है। 16 सेक्रेटरी, 16 नए सचिव बदले जाएंगे, इसमें बहुत बड़े बड़े सचिव बदले जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर राजस्व सचिव की बात की गई है, राजस्व सचिव बना दिए गए हैं संजय मल्होत्रा, रेवेन्यू सेक्रेटरी होंगे ये। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा टू सक्सीड तरुण बजाज जी की जगह पर ये आएंगे। 1990 बैच के ये राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर है। इनके अलावा नए रक्षा सचिव नियुक्त किए जाएंगे, अरमाने गिरधर, ठीक है, ये नए रक्षा सचिव होंगे, लेकिन कब होंगे? जब ये रिटायर होंगे। अजय कुमार 31 अक्टूबर को रिटायर होंगे, उसके बाद फिर नए रक्षा सचिव अरमाने गिरधर बन जाएंगे। ऐसे ही संजय मल्होत्रा तरुण बजाज जी की जगह लेंगे। अब कुछ और मंत्रालय हैं जहां का सचिव आपको याद होना चाहिए, उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो गृह सचिव आपको याद होना चाहिए, अजय कुमार भल्ला जी हैं, होम सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी हैं अरमाने गिरधर, ये मैं लिखा हूं कि आने वाले समय में होंगे, ठीक है। अभी के टाइम पर अगर आप सर्च करोगे तो अभी आपको अजय कुमार ही दिखेंगे, लेकिन आने वाले टाइम पर अरमाने गिरधर हो जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर के बाद से। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी हैं, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा नियुक्त किए गए हैं, वित्त सचिव TB सोमनाथन हैं, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं और वाणिज्य सचिव हैं BVR सुब्रमण्यम। एक चीज और, जो मैंने रेड कलर में लिखी है ना, ये अपकमिंग वाले हैं, मतलब ये तो चेंज हो चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया 16 सचिव बदलने की बातचीत चल रही है, तो अगर मान लीजिए कोई और चेंज होता है तो इसमें जो ब्लैक वाला है ना उसको रेड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी जो ब्लैक वाला है उसको आपको ध्यान में तो रखना है कि अभी के टाइम पर वो हैं, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर इनमें से चेंजेस आपको देखने को मिले। फिलहाल राष्ट्रपति जी के सचिव कौन है? वो हैं राजेश कुमार वर्मा जी। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन है? वह है विवेक कुमार। ध्यान रखिएगा, एक तो होता है प्रधानमंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्रेटरी, और एक होता है PMO ऑफिस का, PMO का यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस का एक होता है, तो वो है प्रमोद कुमार मिश्रा जी, ठीक है। कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, तो वो PMO के हैं यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हैं, और विवेक कुमार निजी सचिव हैं प्रधानमंत्री के। उपराष्ट्रपति के कौन है? सुनील कुमार गुप्ता। क्लियर? अगला, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस हम लोग मनाते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है। 21 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 1959 में ना एक
एक ऑपरेशन हुआ था लद्दाख में हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों के द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था और उसमें 10 भारतीय पुलिसकर्मी की जान चली गई थी। ये 10 भारतीय पुलिसकर्मी सीआरपीएफ के जवान थे। ठीक है, तो इनकी याद में, इनके सम्मान में यहाँ पर ये मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज और हुआ था, 10 की जान चली गई थी, 7 जो है वो कैद कर लिए गए थे। तो इन्हीं के रिस्पेक्ट में बाकी जितने पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं और जितने शहीद हुए हैं, ठीक है, जितने बहादुर सैनिक शहीद हुए हैं, पुलिसकर्मी खास करके शहीद हुए हैं, उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, पुलिस स्मृति दिवस। क्लियर। अगला, इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक कौन नियुक्त किया गया? तो इसरो ने अभी जो आदित्य L1 मिशन की घोषणा करी है, इसका प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किया है शंकर सुब्रमण्यम जी को। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, शंकर सुब्रमण्यम नेम्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरोज आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन है क्या, इसको जानो। ये इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी क्लास स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। सोलर मिशन बोले तो ये सूर्य की परत की तरफ जाएगा, सूर्य की जो बाहरी परत है जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं, ठीक है ना, ये कोरोना वायरस वाला नहीं, सूर्य की बाहरी जो लेयर है उसको कोरोना कहते हैं। तो वहां के पास जाएगा, उसको अध्ययन करने के लिए ये सोलर मिशन होगा, भारत का पहला सोलर मिशन होगा। इसका L1 नाम रखने के पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य प्रणाली के पहले जो लैंग्रेज बिंदु है ना, पहला जो लैंग्रेज बिंदु है, पॉइंट है, उसी की वजह से इसको L1 नाम दिया गया है। ठीक है ना, कि मतलब कि पहले लैंग्रेज बिंदु तक जाएगा। लैंग्रेज पॉइंट क्या है? लैंग्रेज पॉइंट दोस्तों ऐसे बैलेंस्ड पॉइंट को कहते हैं जहां पर जो हमारा सन है और जो हमारी अर्थ है, इसका जो गुरुत्वीय बल है, यानी कि जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बिल्कुल बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसे संतुलन पॉइंट के पास ये भेजा जाएगा, तो इसे ही लैंग्रेज पॉइंट कहते हैं। तो इसी वजह से इसको L1 नाम दिया गया है। आदित्य आप जानते हो सूर्य की पर्यायवाची होती है, सूर्य की पर्यायवाची होती है। ठीक है, फिलहाल ये इसरो का मिशन है, याद रखिएगा। इसरो के बारे में तो आप जानते ही हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में 15 अगस्त के दिन इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में एस सोमनाथ जी इसके अध्यक्ष हैं और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे आप लाइक शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप इस ऑफर का फायदा उठाना मत भूलना। दिवाली 50 आपको कूपन कोड में यूज करना है, ठीक है, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाए। MZT ऐप पर ही इसकी क्विज वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और, जो कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आंसर क्या है? कौन सा राज्य पंजाब से अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता? तो मध्य प्रदेश नहीं शेयर करता है। भारत के कैग कौन है? कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। भारती दास जो हैं ये CGA नियुक्त की गई हैं। क्लियर। दोनों क्वेश्चन के बारे में बहुत सारे लोगों ने डिटेल में आंसर किया, आप लोग भी डिटेल में जरूर आंसर किया करो। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है हिमकैड योजना कहाँ की है। इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया में टॉप पर कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जितना भी पता हो ना, लिख डालिए फटाफट से। जो भी रिवीजन पॉइंट लिखना चाहते हैं वो भी लिख डालिए। MZT ऐप आपके सामने है, यहाँ पर आपको क्विज और PDF वगैरह मिल जाएगी डेली का डेली। इसके अलावा आप वन लाइनर के रूप में रिवाइज करना चाहते हैं दिन भर में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ये वन लाइनर PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।